ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो हम स्टार्ट करते हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए एक बार हम देखते हैं केवीएस टीजीटी एंड पीजीटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है। आप देखते होंगे सब्जेक्ट का नाम है हमारा प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। लीडरशिप ये हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फॉर केवीएस टीजीटी एंड पीजीटी एंड इट विल बी कैरी योर 40 मार्क्स। ये आपका टोटल सेक्शन रहने वाला है 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स का टोटल आपका सेक्शन रहेगा। 5 डिफरेंट यूनिट्स है यहाँ पर। तो उसमें से आज हम एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कैरी करेगा आपका 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हो गया प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। चलिए, तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं एंड आवर टॉपिक इज, स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूं, adolescence। adolescence इन हिंदी वी कैन से किशोरावस्था। अगर आप इसको देखेंगे, वैसे सब लोगों ने इसको पढ़ा होता है, परंतु अगर हम एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं। आज की डेट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आपका, जैसे आपने इसको पढ़ा है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए फॉर सीटेट फॉर DSSB, उससे हम बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो इसका पढ़ने वाले हैं एडोलेसेंस का। यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि एडोलेसेंस क्या होता है, किशोरावस्था क्या होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले एक एज ग्रुप की बात करें तो इसका एज ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स इसके बताऊंगा जो आपको हर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या एज होती है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो एनसीईआरटी कहता है एडोलेसेंस का एज ग्रुप होगा आपका 12 to 18 ईयर्स। ये तो हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि एडोलेसेंस का जो एज ग्रुप होने वाला है आपका 12 to 18 ईयर होने वाला है। अब देखिए लास्ट ईयर आपसे यहाँ पे पूछा गया था WHO। WHO यू ऑल नो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपसे लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि एडोलेसेंस का एज ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका एज ग्रुप रहने वाला है अकॉर्डिंग टू WHO 10 to 19 ईयर। और थर्ड, अगर हम इसको देखते हैं इन सोशल एस्पेक्ट, व्हाट, सोशल एस्पेक्ट, समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो एडोलेसेंस यहाँ पे माना जाता है 10 to 30 ईयर्स के बच्चों को। 10 to 30 ईयर्स के बच्चों को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंस के ऊपर कि एडोलेसेंस क्या होता है और उसके बाद इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसको एक नए सिनेरियो में पढ़ेंगे फॉर केवीएस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। यू ऑल नो कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो टीचर्स होते हैं उनको, वो इसी एज ग्रुप को स्कूल में डील करते हैं, इसलिए हमारे लिए केवीएस के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, ये सबने नाम सुना होगा जब भी हमने कॉमन बीएड के एग्जामिनेशंस या जिन्होंने एमए साइकोलॉजी की होगी उन्होंने एक नाम सुना होगा, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल, ठीक है, ही वॉज अ फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या है, आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए के आपके प्रमुख आपके मनोवैज्ञानिक हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टडी करी थी किसके ऊपर, एडोलेसेंस के ऊपर। एडोलेसेंस के ऊपर स्टडी करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है आपका, ठीक है, उनका नाम है हमारा, दिस पर्सन, स्टेनले हॉल। और इसीलिए स्टेनले हॉल इज नोन एज, लुक एट दिस, फादर ऑफ चाइल्ड रेवोल्यूशन। बाल मनोविज्ञान, सॉरी, बाल आंदोलन, सॉरी मैंने बाल मनोविज्ञान कह दिया, बाल आंदोलन, चाइल्ड रेवोल्यूशंस का जो पिता है या फादर है वो कहा जाता है आपके स्टेनले हॉल को। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, यू ऑल नो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी वाज E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को बोलते हैं। ठीक है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलो अगर इस पर छोटे सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके पास ये पूछा जाता है, जैसे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर होता है आपका फादर E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिकन है ये, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी वाज जीन पियाजे, जीन पियाजे। एंड जीन पियाजे, you all know he was a famous Swiss psychologist, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप इनको जानते हैं। नाउ स्टेनले हॉल इज नोन एज फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्डहुड भी इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड रेवोल्यूशन भी इनको कहते हैं, बाल आंदोलनों का पिता भी इनको कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टडी की थी किसके ऊपर, अडोलिसेंस के ऊपर, किशोरों के ऊपर, ठीक है, किशोरों के ऊपर। और ये इन्होंने ही कहा था कि जो आपका अडोलिसेंस होता है इज अ स्टेज ऑफ स्टॉर्म, है ना, तूफान एवं संवेगों की जो अवस्था होती है, इन्हीं ने कहा था कि किशोरावस्था जो है तूफान और संवेगों की एक अवस्था है। नाउ यहाँ पर आप देखते हैं, आगे इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए एक आपने सुना होगा अमेरिकन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपने सुना होगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष भी आपके कौन थे, स्टेनले हॉली थे, स्टेनले हॉली थे। और स्टेनले हॉल ने ही एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आपका अडोलिसेंस। ये आपसे प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है, हु रोट अ बुक नेम्ड अडोलिसेंस, किशोरा अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किताब भी आपकी किसने लिखी है, फादर ऑफ अडोलिसेंस, यानी कि आपके स्टेनले हॉल ने लिखी है आपकी अडोलिसेंस नामक पुस्तक भी। नाउ अब देखते हैं अडोलिसेंस होता क्या है, अडोलिसेंस होता क्या है। अगर हम कॉमनली देखें तो कॉमनली आपको ये एक अंदाजा लग रहा होगा कि अडोलिसेंस इज अ स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड, इज अ स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी कि ये जो हमारा बाल्यावस्था है और उससे लेकर प्रौढ़ावस्था के बीच की जो स्टेज है वो कौन सी, हमारी अडोलिसेंस। और अडोलिसेंस का मतलब होता है जहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अडोलिसेंस में यहां आपको देखने को मिलता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब हो गया जहां से आपके अंदर शुरू हो गया है रैपिड फिजिकल चेंज, या यू कैन से फिजिकल ग्रोथ, यानी कि जहां पर सडनली क्या आता है हमारे अंदर, एक फिजिकल क्या आते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसे कहा जाता है दूसरे शब्दों में ग्रोथ स्पुट, ये शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है। और यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज का, तो सबसे पहले जो चेंज देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, गर्ल्स में देखने को मिलेगा। और वो कौन से चेंजेस होंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग फॉर केवीएस एग्जामिनेशन, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसके ज्यादा चेंजेस पे चर्चा नहीं करनी। हमें बस इतना याद रखना है कि गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होती है वो आपका, ठीक है, 11 to 13 के बीच, यानी कि यू कैन से अर्ली एडोलेसेंस में देखने को मिल जाता है जो भी गर्ल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। जबकि बॉयज का आपको ध्यान रखना है बच्चों, बॉयज में जो चेंजेस हैं ये आपका लेट शुरू होते हैं, यू कैन से आपका मिड एडोलेसेंस में चेंजेस शुरू होते हैं, मिड एडोलेसेंस में चेंजेस शुरू होते हैं, मध्य किशोरावस्था में चेंजेस शुरू होते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज आपसे जैसे पूछा गया है प्यूबर्टी में कि भाई सबसे पहले हाइट किसकी कंप्लीट होती है, तो कभी भी याद रखना कि गर्ल्स की जो हाइट होती है ये पहले कंप्लीट हो जाती है। ये देखिएगा एनसीईआरटी ने एक आपकी नया आपका एक टेबल बना के दी है एनआईएएस के अंदर, जिसमें क्लियर किया गया है कि गर्ल्स की हाइट जो है 99.9% इंक्रीज हो चुकी होती है 17 ईयर्स में, जबकि बॉयज की हाइट का जो है आपका साफ, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बुक इस आपकी एनआईएस की बुक की लैंग्वेज है, कि जहां पर ये कहा गया है कि बॉयज की जो हाइट है वो कंप्लीट होती है आपका कितने में, बॉयज की हाइट कंप्लीट हो जाती है हमारी, ठीक है, 18 ईयर्स के अंदर, और गर्ल्स की हाइट जो कंप्लीट हो जाती है 17 ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। तो अडोलेसेंस का मतलब है जहां पर हमारे अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो एक टीनेजर है, या आप कह सकते हैं एडोलेसेंस है, उसके अंदर हमें बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एजेस मैंने आप लोगों को इसकी बता दी है। अब यहां से बढ़ते हैं आगे की ओर और इस पे चर्चा करते हैं कि एडोलेसेंस में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपके क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में निकल कर आते हैं। बट सबसे पहले हम एडोलेसेंस में बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस की बात करने वाले हैं, किशोरावस्था के सिद्धांतों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
तो बच्चे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तीन डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर, थ्री डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर हम बात करते हैं। आवर फर्स्ट थ्योरी होती है, देखिए इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जिनको ग्रेजुअल समझ में नहीं आया, यू कैन से थ्योरी ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, या यू कैन से हिंदी में क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। और जो आपका थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट है बच्चों, ये तीन डिफरेंट लोगों ने डेवलप की है, तीन डिफरेंट लोगों ने इसको डेवलप किया है। और वो कौन कौन से आपके, देखिए एक है आपका हॉलिंगवर्थ, हॉलिंगवर्थ, सेकंड है हमारे किंग, और थर्ड है हमारे यहाँ पे, थर्ड पर्सन इज थॉर्नडाइक। इन तीन लोगों ने आपका थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिया। और इस थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट में ये कहा जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, खासकर कौन सी स्टेज में, ठीक है, एडोलेसेंस में, वो बिल्कुल कैसे होता है, रैपिडली होता है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यहाँ पर ये कहेगा, ये सॉरी, यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, आपका सीक्वेंशियल होता है। मैंने यहाँ पे रैपिडली लिख दिया, सॉरी, सीक्वेंशियल होता है, क्रम में होता है, एक के बाद एक। इट मींस, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि, सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है स्माइल के साथ, है ना, सेकेंड मंथ के अंदर। उसके बाद किसके साथ, थर्ड मंथ में किसके साथ, मदर के साथ। तो देखिए यहां से क्या है, हम सीक्वेंशियल की बात करें तो हमने पहले स्माइल की, देन मदर को जाना, देन फैमिली को जाना, देन अपने सराउंडिंग्स को जाना, देन अपनी कम्युनिटी को जाना, अपनी सोसाइटी को जाना। वन बाय वन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट यही कहता है कि एडोलेसेंस में आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, सीक्वेंशियल होगा, एक के बाद एक होगा। ठीक है, जबकि इसी थ्योरी को एक व्यक्ति अपोज करता है, और इस अपोज थ्योरी को बोला जाता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सॉलिटरी डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सॉलिटरी डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सॉलिटरी डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं त्वरित। और त्वरित का मतलब अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप इसको कह सकते हैं फास्ट, या यू कैन से रैपिड। ठीक है, तेजी से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने ही इस थ्योरी को आपका डेवलप किया था। और स्टेनले हॉल कहते हैं कि भाई हमारा जब हम एडोलेसेंस में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है, हर एक प्रकार का डेवलपमेंट। अब हर एक प्रकार के डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे डोमेन्स की अगर हम बात करें, कौन सा डेवलपमेंट होगा, तो यू ऑल नो, सबसे पहले कौन होता है, माँ के पेट, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कौन सा डेवलपमेंट, फिजिकल, फर्स्ट होता है फिजिकल। उसके बाद जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज में, सेकंड हो जाता है आपका मेंटल। अब ये तो होते हैं दोनों के दोनों कहाँ, प्रीनेटल में। उसके बाद तीसरा, जब हम पैदा होते हैं तो फिर कौन सा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जन्म के बाद शुरू होगा सोशल डेवलपमेंट। फिर अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट के बाद कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो तब सोशल के बाद हमारे अंदर पैदा होता है क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ठीक है, और यहां पर अगर मैं आपको, देखिए जैसे हम जब माँ के गर्भ में है तो वहां पे फिजिकल हो जा रहा है, मेंटल हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम पैदा हुए तो सोशल, इमोशनल, उसके अलावा मेंटल के अंदर हमारा कौन सा हो जाता है, कॉग्निटिव, कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जैसे हम सोशल की बात करें तो सोशल के अंदर ही क्या है हमारा, सोशल के अंदर ही होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इमोशनल की, तो इमोशनल के अंदर हमारा कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो यू ऑल नो, इमोशनल यहां पर क्या होता है हमारा, साथ साथ में मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। और फिजिकल का पार्ट क्या होता है, यू ऑल नो, काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट, काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट, इन हिंदी वी कैन से शारीरिक गतिक विकास। ठीक है, शारीरिक
गतिक विकास, शारीरिक गतिक विकास। तो ये हमारे डेवलपमेंट के पार्ट हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पर देखिए हम वापसी करते हैं, तो जैसे ही ये जो थ्योरी है आपकी, थ्योरी ऑफ सॉलिटरी डेवलपमेंट स्टेनले हॉल की, ये कहता है कि इन सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स में, इन सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स में लगातार क्या आता है आपका, सडन चेंज आता है। कि जैसे अचानक से हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर अब आपका क्या होगा, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, यहां पर आपकी रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाएगी। सोशल डेवलपमेंट का मतलब इसी स्टेज में आकर आपका इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे आप लोग सलमान खान को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं, या किसी क्रिकेटर को जानते हैं, या किसी बॉलीवुड स्टार को जानते हैं, हॉलीवुड स्टार को जानते हैं, किसी इंटरनेशनल एथलीट को जानते हैं, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट है। बट एडोलेसेंस में जो सोशल डेवलपमेंट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन कहते हैं। व्हाट? इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। इट मींस हम सामने वाले को जानते हैं परंतु सामने वाला हमें नहीं जानता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अचानक से गुस्सा आ सकता है, अचानक से, ठीक है, फियर आ सकता है, अचानक से किसी के प्रति आपका लव आ सकता है, किसी के प्रति अटैचमेंट आ सकता है। तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की एज होती है आपकी एडोलेसेंस। ओके, तो यहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यू ऑल नो, मेमोरी हो गया, मेमोरी में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, इन में क्या आ जाते हैं आपके, चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर अगर हम देखें कि थ्योरी ऑफ सॉलिटरी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर रैपिडली क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी है आपकी स्टेनले हॉल की। नाउ एक और थ्योरी यहां पर होती है जिसपे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, उस थ्योरी का नाम होता है ट्रायंगुलर लव थ्योरी। आपसे पूछा गया है एग्जाम में, जब आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, ठीक है, तो आपसे यहां पे पूछेगा ट्रायंगुलर लव थ्योरी, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो ट्रायंगुलर लव थ्योरी है, ये आपकी दी है, जिन्होंने दिया था आपका टू फैक्टर इंटेलिजेंस, ठीक है, या आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, ठीक है, वन फैक्टर किसका था, स्पीयरमैन और बिने का था, और टू फैक्टर किसका था, स्पीयरमैन का था, ओनली स्पीयरमैन। थ्री फैक्टर भी स्पीयरमैन का है। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर में क्या कहा था, जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की थी। यहां पर इन्होंने दिया ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, ठीक है, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। और ये ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव हमारे ऊपर कब हावी होती है, जब हम अडोलेसेंस में होते हैं, स्पेशली इन अडोलेसेंस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हमारे इमोशंस जो होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये बात करता है व्यक्ति सेवन टाइप्स ऑफ लव की, पर हमें सेवन टाइप ऑफ लव यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पर हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। तो ये कहता है कि ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका इंटीमेसी, ठीक है, इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब होता है जुड़ाव या लगाव, किसी से कनेक्ट होना, किसी से कनेक्ट होना। दूसरा होता है इसमें आपका कमिटमेंट। क्या होता है, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कमिटमेंट का मतलब होता है कि जिससे हमने कोई चीज कह दी है उसे अब पूरा करना। खासकर एडोलेसेंस में कमिटमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये कमिटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। एक कमिटमेंट ये है कि हमने खुद से कहा कि आई विल क्रैक KVS एग्जामिनेशन इन सेम ईयर या दिस ईयर। तो ये क्या है, हमारा खुद से कमिटमेंट है। अब हम उसको पूरा करने के लिए क्या करने वाले हैं, एफर्ट्स करने वाले हैं। नाउ थर्ड होता है यहाँ पर आपका रोमांस। तो ये तीन चीजें आपका, इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। और ये ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव हमारे ऊपर कब हावी हो जाती है, इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा आपकी हावी हो जाती है। सेकेंड थिंग आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन्फैचुलेशन जिसे हम कहते हैं, आकर्षण। आकर्षण भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, इन्फैचुलेशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है आपका एडोलेसेंस का, जो हमारा किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, नॉट अ पर्सन, या ये आपका गाड़ी हो गया, ठीक है, किसी गाड़ी, किसी कलर, किसी एनिमल, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका इन्फैचुलेशन स्टेज में हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव भी आपका आता है, किसका पार्ट है, ये भी आपका एडोलेसेंस का ही पार्ट है।
अब बात करते हैं एडोलेसेंस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक की। किसकी बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इन हिंदी वी कैन से विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, यहां से आपके पास हर बार 2 से 3 आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बट हम उन विशेषताओं की बात नहीं करेंगे जो हम बेसिकली पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अलग विशेषताओं की जो आपका बिल्कुल ही केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हैं नई बुक्स के हिसाब से आपकी होती हैं। जैसे पहली विशेषता है पर्सनल फैबल, हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिगत दंत कथा। व्यक्तिगत दंत कथा, व्यक्तिगत दंत कथा। नाउ व्हाट इज व्यक्तिगत दंत कथा या पर्सनल फैबल, क्या होता है? एडोलेसेंस की एक विशेषता है। मैं ये नहीं कहूंगा एडोलेसेंस में तेज शारीरिक विकास हो रहा है, शरीर में मोटा लंबा चौड़ा पतला होने लग गया, बाल आने लग गए, मूछ आने लग गई, ये सारी चीजें आप कहीं किसी एग्जामिनेशन में नहीं आती। हम मेनली बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। व्यक्तिगत दंत कथा का मतलब होता है एक एडोलेसेंस, यानी कि जब हम खासकर 16, 17, 18 साल के थे, तो हमारे अंदर स्कूल में या फिर आप कह सकते हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट में एक चीज सबसे ज्यादा हावी हो गई थी, जिसे हम ये मान के चलते थे नो वन इज बेटर देन मी, कि मेरे से अच्छा कोई दूसरा नहीं हो सकता। नो वन इज बेटर देन मी, मेरे से अच्छा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, ये देखिए किस अप्रोच की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि यहां हमारे अंदर क्या हावी हो चुका है, फिर से ईगो सेंट्रिज्म हावी हावी हो चुका है, यानी कि अहम केंद्रिता फिर से हमारे अंदर आ चुकी है कि मैं शायद जो हूं सबसे बेटर हूं। जैसे स्कूल में खेलते वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको एक फील आता है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करता तो शायद मैं मैच को जिता जाता। या डांस कंपटीशन हो रहा है या कोई अदर कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ हम फील करते हैं कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया होता तो मैं क्या होता, विनर होता, या मैं टीम को क्या कर चुका होता, जिता चुका होता। तो इस शब्द को बोला जाता है आपका क्या, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी याद रखना होगा कि ये शब्द दिया किसने है। दिस वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड अल्काइंड। व्हाट? डेविड अल्काइंड। ठीक है, ये वर्ड दिया है डेविड अल्काइंड ने। ओके, और ये देखिए किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ईगो सेंट्रिज्म की तरफ। ठीक है, अहम केंद्रिता की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं, या मेरे द्वारा जो किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है वो क्या है, पूरी तरह से सही है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम। अवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी लुक एट दिस। सेकेंड है हमारा सडन चेंज इन इंटेलिजेंस। सडन चेंज इन अ इंटेलिजेंस, इन हिंदी वी कैन से बुद्धि में होने वाला अचानक परिवर्तन। रैपिड चेंज इन इंटेलिजेंस, यानी कि रैपिड चेंज इन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बच्चे, इस चीज को समझिएगा। इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि जब तक हम चाइल्डहुड में थे तो घर से और स्कूल का एक ही रास्ता होता था। घर से स्कूल, या मम्मी लेके गई साथ में, पापा लेके गए साथ में, घर से स्कूल का एक ही रास्ता है। बट जैसे ही हम एडोलेसेंस में आए तो हमारे अंदर एक चीज पैदा हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। क्या पैदा हो गई, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। और स्वायत्ता का मतलब होता है सेल्फ डिसीजंस। अब हम धीरे धीरे अपने खुद के डिसीजन लेने लग गए। लाइक जैसे हम जब तक बच्चे थे तो हेट्रोनॉमी हमारे अंदर थी, डर था हमारे अंदर। मम्मी ने कहा बेटा जल्दी घर आ जाओ वरना बहुत पिटाई करूंगी, तो आप तुरंत घर पहुंच गए। ये क्या था, हेट्रोनॉमी, ये चाइल्डहुड में था। बट जैसे ही जब हम एडोलेसेंस में जाते हैं तो हमारे अंदर हेट्रोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, डर खत्म होने लगता है। ठीक है, और अब हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाती है, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, इंडिपेंडेंसनेस, फ्रीडम पैदा हो जाती है। और इस फ्रीडम के कारण अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब मम्मी ने कहा जल्दी घर आओ, तो हमने मम्मी को रिस्पॉन्स किया, मम्मी 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, खेलते खेलते 2 4 घंटे हो जाते हैं एडोलेसेंस के अंदर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी भी किसके कारण आ रही है, सडन चेंज इन इंटेलिजेंस के कारण आ रही है। अब ये सडन चेंज इन इंटेलिजेंस क्या है, देखिए सडन चेंज इन इंटेलिजेंस है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि अब हम धीरे धीरे हमें लगता है कि हम किसी भी चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, सही तरीके से सोच सकते हैं, किसी भी चीज का हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, किसी भी चीज का उदाहरण दे सकते हैं, किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी,
उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें हमारी क्या हो चुकी होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इस स्टेज के अंदर हमारे अंदर क्या पैदा हो चुका होता है। अगली विशेषता है सडन चेंज इन इंटेलिजेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक आप प्रीवियस में पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ना छोड़ दीजिए, वो कहीं पे भी बेसिकली एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है हमारा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इमेजिनरी ऑडियंस। व्हाट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एडोलेसेंस की इमेजिनरी ऑडियंस, इन हिंदी काल्पनिक श्रोता। ये जो शब्द है ये बेसिकली आपका काल्पनिक श्रोता जो शब्द है ये भी आपका डेविड अल्काइंड का ही है। किसका शब्द है, डेविड अल्काइंड का ही शब्द है। अब काल्पनिक श्रोता होता क्या है, काल्पनिक श्रोता यहां पे सुनने से मतलब नहीं है। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति एडोलेसेंस के अंदर, आप स्कूल में देखते हैं कि बच्चा अलग अलग हेयर स्टाइल करके जाता है, कोई अलग अलग टाई पहन के जाता है, कोई पैंट को लो वेस्ट बांधना पसंद करता है। एडोलेसेंस में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि काल्पनिक श्रोता वाली जो थॉट है कि एवरी वन नोटिस ओवर मी, या आप कह सकते हैं कि हर कोई सिर्फ मुझे देख रहा है। ये एडोलेसेंस में एक बच्चे की खासियत होती है, उसको लग रहा होता है कि हर कोई मुझे नोटिस कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर मेरा शर्ट यहां से फटी हुई है तो मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो अब क्या होगा, अटेंशन सबका पड़ेगा कि ये ऐसे हाथ क्यों कर रहे हैं सर। इसे कहा जाता है आपका क्या, इसे कहा जाता है आपका इमेजिनरी ऑडियंस, कि हम ये मान के चलते हैं कि हर कोई मुझे क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है, एवरी वन नोटिस ओवर मी। ओके, नाउ अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम एडोलेसेंस के अंदर। एडोलेसेंस के अंदर नेक्स्ट क्या होता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के एग्जामिनेशन के सिनेरियो से इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ अगला देखते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी देखिए एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे जैसे किस सेंस में पूछा गया, मैं इस पे आपको चर्चा करने वाला हूं। एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग, इन हिंदी वीकेंड से समूह का सक्रिय सदस्य, समूह का सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग। फर्स्ट थिंग याद रखिएगा जब हम बात करते हैं गैंग एज की, गैंग एज समूह अवस्था, गैंग एज होती है हमारी कौन सी, चाइल्डहुड। कौन सी होती है, चाइल्डहुड। अब यहां मैंने क्या लिखा है, एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग। जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका होता है क्या, ऑटोनॉमी, यानी कि फ्रीडम। और फ्रीडम हो गई तो अब उसकी जो प्रेफरेंस है, अब उसकी जो प्रेफरेंस है वो किसको मिलने लग जाएगी, फैमिली की जगह किसको, गैंग को। यानी कि अब वो अपने जो उसके पीयर्स हैं, उसके सेम एज ग्रुप के लोग हैं या बच्चे हैं, उनके साथ ज्यादा समय क्या करेगा, स्पेंड करना पसंद करेगा। तो उसे हम कहते हैं एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग। जबकि गैंगेस किसको कहते हैं भाई, चाइल्डहुड को कहते हैं। गैंगेस किसको कहते हैं, चाइल्डहुड को कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, एंड आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी, लुक एट दिस। अगले की हम बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की। इसमें फिफ्थ देखिए अगली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। चलिए, मैं आपसे मिला एक क्लासरूम में, मैं आपसे मिला, यानी कि हमारे बीच इंटरेक्शन हुआ, चाहे वर्बल हुआ चाहे नॉन वर्बल हुआ, तो इसको तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट सोशलाइजेशन। बट मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन टीच कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझसे आज तक नहीं मिले एंड मुझे अभी कोई विजिबल नहीं हो रहा यहां से कि कौन है। ओके, तो यहां पर क्या है, यहां आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन जो सबसे मैक्सिमम होता है हमारा, वो कौन से स्टेज से होता है, एडोलेसेंस से। यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिकरण। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप सचिन को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, बट तेंदुलकर साहब आपको नहीं जानते हैं। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन, अप्रत्यक्ष सामाजिकरण। ठीक है, अगर मैं आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा होता, रियल टीचिंग सिनेरियो में होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सोशलाइजेशन। बट यहां पर मैं आपको इनडायरेक्ट, अभी आपको क्या कर रहा हूं, कैमरे पे टीच कर रहा हूं, तो इट विल बी अवर
व्हाट, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। तो इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। और स्टेज ऑफ इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? एडोलेसेंस में, क्योंकि यहां हमें पता चलने लग गया कि अच्छा ये एथलीट है, ठीक है, ये स्पोर्ट्समैन है, ये एक्टर है, ये एक्ट्रेसेस है, ये सोशल वर्कर है, ये बिजनेसमैन है। तो यहां हमें अधिकांश चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी, लुक एट दिस, 6, इसको बोलते हैं हम लोग आइडल वॉरशिप, स्टेज ऑफ आइडल वॉरशिप। हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श या वीर पूजा, आदर्श या वीर पूजा। अब ये आदर्श या वीर पूजा होती क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, हीरोइज्म भी बोलते हैं इसको, हीरोइज्म, ठीक है, आइडल या, ठीक है, आइडल यू कैन से आइडल वॉरशिप, या यू कैन से वीर पूजा, आदर्श पूजा, या हीरोशिप भी इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, एज इट इज उसके विचारों को, देखिए, एज इट इज उसके विचारों को, यू कैन से थॉट्स को, या यू कैन से उसकी पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी का मतलब यहां पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? हो सकता है किसी की मैथ सॉल्विंग स्किल आपको बहुत अच्छी लगती हो, चाहे वो बाहर से कैसे भी हो, ओके। और एक्सटर्नल का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है भाई, किसी का हेयर स्टाइल आपको अच्छा लगता है। तो यहां पर जो वीर पूजा है, ये आप किसी के हो सकता है थॉट से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी के हार्ड वर्क या वर्किंग स्टाइल से आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो जिसे भी आप, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसे भी आप फॉलो करना चाहते हो, उसे हम क्या कह लेते हैं? आइडल वर्शिप। मान लेते हैं कि आपने अपना हेयर स्टाइल, ठीक है, किसी एथलीट की तरह बनाया, ओके, तो ये क्या है? आपका आइडल वर्शिप। या आप एज अ स्पोर्ट्समैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करते हैं, 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, फुटबॉल भी खेलते हो, रोज आप अपना पसीना बहाते हैं, वो है आपका आइडल वर्शिप। बट ऐसा नहीं है कि आपका आइडल सिर्फ और सिर्फ कोई एथलीट पर्सनालिटी हो सकता है। आपका आइडल आपके घर में भी कोई हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। इसीलिए टीचर जो होता है वो सोसाइटी के लिए क्या होता है? मिरर होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्या? आइडल वर्शिप, वीर पूजा या आदर्श पूजा। ओके, नेक्स्ट, अगला होता है, यहां पर अगली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कहा गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ये सब जानते हैं। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। ओके, ये शब्द है आपका प्रॉपर किसका? कोहलबर्ग का। किसका शब्द है? लॉरेंस कोहलबर्ग का ये शब्द है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। इट मीन्स अडोलेसेंस में हर एक बच्चा चाहता है कि वो अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने दोस्त, अपने समाज की नजरों में हमेशा कैसा बना रहे? अच्छा बना रहे। इट मीन्स उसकी जो बैड हैबिट्स हैं या बैड क्वालिटीज हैं, उसका पता उसकी नोइंग सोसाइटी को ना चले। जैसे आप देखिए, गलत मत लीजिएगा इसको, कि अगर कोई भी बच्चा अडोलेसेंस के अंदर कोई गलत एक्टिविटी में इंडल्ज होता है या कोई एंटी टॉक्सिक थिंग्स लेता है, तो वो उसको छुपा के करना पसंद करता है, ठीक है, उसको छुपा के करना पसंद करता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक चीज चल रही होती है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, कि हमें अपने समाज की नजरों में कैसा दिखना होगा? अच्छा दिखना होगा, अच्छा बनना होगा। और ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया है? कोहलबर्ग ने ये टर्म आपका इंट्रोड्यूस किया है। नाउ अगली विशेषता यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अडोलेसेंस की अगली विशेषता क्या होती है। नाउ ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी, चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कैरेक्टर्स पर ही चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे। देखिए, यहां पर आ जाता है आपका इरोटिसिज्म। इरोटिसिज्म, इरोटिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव, खुद से प्रेम। अच्छा, याद रखिएगा, इरोटिसिज्म आपकी दो स्टेजेस में बच्चे में पाया जाता है। एक पाया जाता है इन्फेंसी में, इन्फेंसी, है ना, इन्फेंट, दोज हु आर नॉट एबल टू कैपेबल, यानी कि जो बच्चा कहां पर होता है? बर्थ से लेकर 2 साल के बीच का बच्चा होता है, उसको इन्फेंट कहते हैं, ठीक है।
जो बोल नहीं पाता उसको हम कहते हैं नॉट एबल टू कैपेबल, उसको बोला जाता है इन्फेंट या इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में भी हमारे अंदर क्या पाया जाता है, इरोटिसिज्म, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं नार्सिज्म। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड का टर्म है, ऑस्ट्रिया के हैं ये, सिगमंड फ्राइड, सॉरी, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ऑस्ट्रिया से हैं ये। तो इन्होंने एक शब्द दिया इरोटिसिज्म, आत्म प्रेम बोलते हैं इसको, या फिर सेल्फ लव आप इसको कह सकते हैं, या नार्सिज्म इसको कह सकते हैं। ये दो स्टेजेस में हमारे अंदर हावी होता है। पहली स्टेज होती है इसकी इन्फेंसी, और दूसरी स्टेज होती है इसकी अडोलिसेंस। हम खुद से क्या करते हैं, अपने आप से प्रेम, ठीक है, अपने, खासकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सेंस अलग है, कि जो हमारे जेनिटियल पार्ट्स हैं हम उससे क्या करते हैं, अपना प्रेम करते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी में हमारे जो जेनिटियल पार्ट्स हैं उनसे हम थोड़ा सा प्रेम करना शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड के अंदर सिगमंड फ्राइड की जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है, वहां पे जो 5 स्टेजेस हैं, लास्ट स्टेज कौन सी होती है उनकी, जेनिटियल स्टेज, जो अडोलेसेंस में हमारे ऊपर क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हावी हो जाती है, अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो इरोटिसिज्म शब्द यूज किया गया है वो जेनेटियल के लिए यूज किया गया है, और ये किसका शब्द है, आपका सिगमंड फ्राइड का शब्द है। ओके, नाउ अगली करेक्टरिस्टिक है बच्चे इसकी, देखिए अगली करेक्टरिस्टिक होती है इसकी इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स वर्किंग प्लेस, माता पिता के कार्यस्थल का प्रभाव। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर, यूरी ब्रॉन वेन फ्रेनर, यूरी वॉन वेन फ्रेनर ने इस शब्द को आपका दिया। इन्होंने कहा कि भाई क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स वर्किंग प्लेस, भाई माता पिता का कार्यस्थल अडोलेसेंस में बच्चे को प्रभावित करना शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चा बोलता है ना, जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक कॉमन टर्म होता है बुलिंग, है ना, बुलिंग, या आप जैसे एक टाइम में जिसको रेसलिंग टाइप, सॉरी रेसलिंग कह रहा हूं मैं, जिसको आप क्या कहते थे कि भाई बच्चे को क्या किया जा रहा है, बुल किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं बच्चे को थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। तो बुलिंग जो शब्द है, कुछ उसके आसपास का ये शब्द यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, वर्किंग प्लेस ऑफ पेरेंट्स। जब अडोलिसेंस का बच्चा, जिनके माता पिता, ठीक है, जिनके माता पिता सोसाइटी में कुछ हायर पोस्ट पर हैं, किसी पावरफुल पोस्ट पर हैं, उनके पीछे एक बहुत अच्छी गुडविल है, एज अ पॉलिटिशियन हो सकता है, एज अ पुलिस हो सकता है, एज अ कुछ भी XYZ एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं, अपने साथ वाले बच्चों को बताते हैं कि मेरे पिताजी डैश 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 पोस्ट पर हैं, मेरी माताजी डैश 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 पोस्ट पर हैं। अब ये क्या है, मुझे नहीं पता किसके माता पिता क्या उनसी पोस्ट पर है, ये क्या है, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। अपनी गुडविल बनाने के लिए बच्चा ऐसे शब्दों को यूज करता है कि देखिए मेरे पिताजी क्या है, एक IAS हैं, DSP हैं, SP हैं, इस शब्द का यूज करता है। तो वर्किंग प्लेस ऑफ पेरेंट्स, अब देखिए सेम, जिनके माता पिता कॉमन हैं या बिल्कुल गरीब हैं वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, पर जिनके माता पिता हायर पोस्टों पे हैं, जबकि उनको पेरेंट्स नहीं सिखा रहे हैं, पर बच्चा ऐसा करता है अपनी क्लास के अंदर, अपनी क्या गुडविल स्टैब्लिश करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। तो इसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स वर्किंग प्लेस, कि भाई माता पिता के कार्यस्थल का प्रभाव किस पर पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। और बच्चा उसको कब एक्सप्रेस करता है, अडोलिसेंस में। ऐसा ये टर्म किसने दिया था, ये रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिनका नाम है आपका यूरी वॉन वेन फ्रेनर। व्हाट, यूरी वॉन वेन फ्रेनर, ये नाम है इनका। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, अडोलिसेंस की हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक साथ में थोड़ा सा कंक्लूड करने की इसको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी हो सकती हैं जो आपने कॉमन पढ़ी हुई है, बट मैं एक बार इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या होती है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा, है ना, अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से प्रेम आ जाएगा। तो इसी कारण बच्चे में, यहाँ पर मैं एक साथ कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सोशल वर्क, बच्चा सामाजिक कार्य करने के लिए एडोलेसेंस में बिल्कुल तैयार रहेगा, ब्लड डोनेट करना है, पेड़ लगाने हैं, कहीं साफ सफाई करनी है, ये चीज यहाँ पर रहती है। ठीक है, दूसरी चीज रिलीजियस डेडिकेशन, ठीक है,
धार्मिक झुकाव अब बच्चे के अंदर इसी स्टेज में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है ना, कि भाई अपने पर्टिकुलर रिलीजियस एस्पेक्ट की तरफ वो झुकना धीरे धीरे क्या कर देगा, शुरू कर देगा। उसके अलावा यहीं पर आपको देखने को मिलता है पेट्रोइज्म, देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना सबसे ज्यादा हमारे अंदर कब हावी होती है, इस एडोलेसेंस वाली स्टेज में सबसे ज्यादा हावी होती है, पेट्रोइज्म या फिर देशभक्ति की भावना। इसी स्टेज के अंदर अगर मैं बात करूं, पेट्रोइज्म हो गया, ठीक है, सोशल वर्क हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गया, ओके। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एडोलेसेंस में। बट एडोलेसेंस में कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, है ना। एडोलेसेंस में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपके पास यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। जैसे अब अगर मैं पर्टिकुलरली डिसऑर्डर के हिसाब से कहूँ या डिसेबिलिटीज के हिसाब से कहूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके अंदर हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि बच्चा अटेंशन क्या होगा, इंपल्सन उसके अंदर आ जाएगा, ध्यान की कमी उसके अंदर आ जाएगी, ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। उसके अलावा ये चीजें पहले से भी होती हैं परंतु यहाँ पर ज्यादा हावी होती है, ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब, ठीक है, जब बच्चा क्या रहेगा, सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा। सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, उसका बिहेवियर थोड़ा सा कैसा हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, खुद तक लिमिटेड कर देगा अपने आप को। ये चीजें एडोलेसेंस में देखी जाती हैं। यहाँ पर देखा जाता है आपका इंसोमीनिया। इंसोमीनिया, इंसोमीनिया का मतलब हो गया जब आपको क्या होती है, नींद कम आती है, अनिंद्रा, ठीक है, ठीक है, अनिंद्रा यानी कि नींद कम आना। तो यहाँ पर जो आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हावी हो चुके होते हैं हमारे ऊपर, ओके। दूसरी चीज, जैसे मेन चीज जैसे मैं बताना भूल गया था आप लोगों को कि एडोलेसेंस के अंदर हमारे पास एक इन्फिनिट एनर्जी होती है, अनंत ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हमें उसको डायरेक्शन देना होता है। और उस पर चलो अभी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी देर में उस पर एक बार चर्चा करते हैं, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ADHD, ऑटिज्म हो गया, इंसोमीनिया हो गया। उसके अलावा जैसे देखो ब्लूमिया हो गया, बुलूमिया ईटिंग डिसऑर्डर है ये, ठीक है, खाने संबंधित विकार है कि भाई खाने को चबाने में दिक्कतें होना, उसको उगल देना, मुंह काटना, जीभ काटना, ब्लूमिया हो गया। जैसे आपने सुना होगा इसी स्टेज में होता है एनरेक्सा, एनोरेक्सिया, नर्वासोवा। नर्वासोवा ये गर्ल्स में होता है। एनोरेक्सा नर्वासोवा जो है ये किस में होता है, गर्ल्स में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्ल्स हद से ज्यादा क्या करती हैं, डाइटिंग कर लेती हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, स्लिम ट्रिम दिखने के लिए। एनोरेक्सा नर्वासोवा, ठीक है, ये डिसऑर्डर मोस्टली गर्ल्स के अंदर पाया जाता है, बहुत बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहीं पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है क्या, देखिए यहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम होता क्या है भाई, टर्नर सिंड्रोम होता है भाई गर्ल्स में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स के अंदर थोड़ी बहुत कौन सी क्वालिटी हो सकती है, बॉयज वाली क्वालिटीज हो सकती हैं, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेम एज इसका ठीक अपोजिट जो बॉयज में होता है उसको बोलते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, केनाइल फेल्टर सिंड्रोम। भाई केनाइल फिल्टर सिंड्रोम में आपको ध्यान रखना है किसके अंदर होता है, बॉयज के अंदर होता है। सेम बॉयज में भी उल्टा, कि उसके अंदर थोड़ा सा वेमिनिस्ट क्वालिटीज देखी जा सकती हैं। और एज वेल एज क्या देखा जाएगा भाई, एज वेल एज यहाँ पे देखा जाता है बच्चे बॉयज के अंदर इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो एडोलेसेंस में बच्चा फेस कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा इमोशनल अनस्टेबिलिटी तो है ही है, क्योंकि ये एज ही इमोशंस की है, ठीक है, ये एज ही क्या है आपकी, इमोशन की है। तो उस पर एक छोटा सा मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे देखिए इस पे हमने चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी समझते हैं, क्योंकि बिकॉज आज के डेट में जो KVS है उसके आसपास यहाँ से काफी हद तक क्वेश्चंस आपके रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये से हम कहते हैं ये स्टेज है आपकी कैसी, इन्फिनिट एनर्जी की। यहाँ पर हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी ऊर्जा है। अब चाइल्डहुड में तो क्या है कि हमने अपनी एनर्जी को कहाँ लगा दिया, काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज में लगा दिया, यानी कि खेलने कूदने में हमने ज्यादातर एनर्जी को वेस्ट कर दिया। बट अडोलेसेंस में हमें कोशिश करनी होती है कि हम इस एनर्जी को एक प्रॉपर जगह यूज करें। और उस प्रॉपर जगह का मतलब होता है, ठीक है,
उस प्रॉपर जगह का मतलब होता है कहाँ? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस, सुना है? ये एडोलेसेंस में आता है। पहचान संभ्रांति, आइडेंटिटी क्राइसिस, एरिक एरिक्सन का ये शब्द है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संभ्रांति, होता क्या है एडोलेसेंस में? इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। बच्चे को अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स दुश्मन लगने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं कर रहे होते हैं, विचार आपके नहीं मिल रहे होते। विचार क्यों नहीं मिलते भाई? विचार न मिलने के पीछे कारण होता है फिलाइन इफेक्ट, ठीक है, फिलाइन इफेक्ट। फिलाइन इफेक्ट का मतलब होता है कि हर 10 साल में, क्या, हर 10 साल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? गैप देखने को मिलेगा, खासकर मेंटल एस्पेक्ट में, खासकर थॉट प्रोसेस में आपको एक क्या देखने को मिलेगा? गैप देखने को मिलेगा। इसलिए एडोलेसेंस में आप देखेंगे कि बच्चे के दोस्त ही उसके लिए सब कुछ होते हैं, है ना। तो ज्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, कि जिन पेरेंट्स को, ठीक है, जिन पेरेंट्स को या जिन टीचर्स को ये समझ है कि भाई बच्चे के अंदर कौन सी आपकी क्या है, क्वालिटीज हैं, या क्वालिटी शब्द तो हम इस सब्जेक्ट में नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बच्चे के अंदर क्या एप्टीट्यूड है, अभिरुचि, है ना। यानी कि इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर कौन सी इनेट क्वालिटी है, जन्मजात क्षमता है, उसको हम आइडेंटिफाई करें। उसको हम क्या करें? आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। कब? चाइल्डहुड या अर्ली अडोलेसेंस में। और आइडेंटिफाई कौन कर सकता है? पेरेंट्स और टीचर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस चीज को। ओके। तो अगर हमें पता चल गया कि हमारा बच्चा अडोलेसेंस में एक बहुत अच्छा एथलीट है, ये बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा डांसर है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई में के क्षेत्र में आप बुद्धिमान हैं, तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं। ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ आपका सिर्फ पढ़ाई में ही आपके इंटेलिजेंस हो, ठीक है। जितने इस रूम में आपको जो चीजें बनी हुई दिख रही हैं, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपके क्या है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों ने अपने इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूट किया है। ओके। तो या फिर जो आप देखिए, सचिन देखिए, है ना, ये सचिन देख लीजिए, विराट कोहली देख लीजिए, आज की डेट में आप एग्जांपल में ले रहे हैं, सानिया मिर्जा देख लीजिए, तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग किस में किया? अपने एथलीट वाली फील्ड में किया है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम अडोलेसेंस में बच्चे की एनर्जी को कन्वर्ट कर दें किस में? उसकी आइडेंटिटी में। यानी कि हम उसको बताएं कि आप एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं। हमें उसे बताना होगा, टाइम से पहले हमें बताना होगा, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर। अब हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम एडोलेसेंस में उसको सिर्फ क्या करते हैं, मम्मी कहती है कि आप बेकार हो, आप नालायक हो, फादर कहते हैं कि भाई ये भी बिल्कुल नालायक है, टीचर कह रहे हैं ये बिल्कुल नालायक है। तो इसके कारण बच्चे को रियल पाथ नहीं मिल पाता, डायरेक्शन नहीं मिल पाता, वो अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाता। और कुछ टाइम बाद उसको अपने ऊपर ही क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, उसके अंदर पैदा हो जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, ठीक है ना। तो यहाँ कोशिश करनी चाहिए हमें कि चाइल्डहुड में, ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलेसेंस में, कि हम बच्चे की इनेट एबिलिटी को जाने, और फिर हम उसके अंदर उसकी जो सारी एनर्जी है एडोलेसेंस की, उसको किधर की ओर कन्वर्ट कर दें? उसकी आइडेंटिटी की ओर, या उसके जी फैक्टर की ओर, या जो वो बन सकता है उस ओर हमें इसको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। और याद रखिएगा, जैसे आप लोगों ने फ्रॉबिल का नाम सुना होगा, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा, गांधी जी का आप पढ़ते हैं फिलोसफी के अंदर, वो सब लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक जन्मजात क्या होती है, क्षमता होती है, इनेट क्या होती है, प्रिपोजिशन होता है, ठीक है, और हमें उसको जानना होता है। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत अभी हमारी कमियां रह चुकी हैं, कि अभी तक हम ये चीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। पर जो अब मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो थोड़ा अवेयर है इस चीज के लिए, कि भाई हमें बच्चे को कैसे डायरेक्शन देना है या क्या करना है। ओके। नाउ, तो ये हमारा एडोलेसेंस है। अब देखिए, थोड़ा सा एडोलेसेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो क्या कह रही है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, कह सकते हैं, परंतु इसके रियल आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तीन एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, 68 में आई थी पहली, 1968, सेकंड विल बी 19, सेकंड आई थी हमारी 1986 में, और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। अब क्या है कि यहां एक बात कही गई है खासकर एडोलेसेंस के लिए,
और वो ये बात कही गई है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के एस्पेक्ट में, कि हमें बच्चों के अंदर, ठीक है, सोशल फीलिंग्स का, मॉरल्स का, पेट्रोइज्म का डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं एक शब्द होता है ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है और हमारे सब्जेक्ट में भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? भाई ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल क्या है आज का? इनोवेटिव आइडियाज है, ये ह्यूमन कैपिटल है। क्रिएटिविटी है, ये क्या है आपका? ह्यूमन कैपिटल है। इनोवेशन क्या है आपका? ह्यूमन कैपिटल है। नवाचार जिसको कहते हैं हिंदी में, ये ह्यूमन कैपिटल है सारे के सारे। मतलब भाई मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया तो उसका क्या रहा होगा वो? ठीक है, एक क्या था? आइडिया था। हाँ, और उस फेसबुक से आज क्या है? करोड़ों लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, करोड़ों रुपए की अर्निंग हो रही है, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो क्या है आपका? ह्यूमन कैपिटल है। तो अब हमारी एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें बच्चों के अंदर इस फील्ड को डेवलप करना होगा कि वो अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसे इस देश के लिए यूज करें। जैसे हमारे जो बड़े बड़े मान लेते हैं हमारे जो आईआईटीएंस हैं, ठीक है, या जो हमारे एम्स से जो बच्चे निकलते हैं, या जो हमारे एमबीबीएस होते हैं, बहुत सारे बच्चे, वो जल्दी से क्या होते हैं, उनको विदेशों से जो आपकी बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिक्रूट कर लेती हैं एक अच्छे सैलरी पैकेज में, हम चले जाते हैं। तो अब जो हमारा जो आइडिया होगा, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगा, जो थॉट प्रोसेस होगा, वो किसके काम आएगा? उस कंपनी के काम आएगा, है ना। दैट्स वाई हम क्या कर पाते हैं कि जो हमारे नए स्टार्टअप्स होते हैं उनमें हम ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। आप देखिए वर्ल्ड के जो टॉप स्टार्टअप्स होते हैं वहां पर आप देखेंगे अमेरिका, है ना, चाइना, देखिए ये क्या है आपके टॉप स्टार्टअप्स में। क्योंकि स्टार्टअप को क्या चाहिए? आइडिया चाहिए, कोई क्रिएशन चाहिए, कोई इनोवेशन चाहिए, तब जाकर वो बूम कर पाएगा। ठीक है। तो एनईपी ने साफ साफ कहा है कि हमें इन एडोलेसेंस के अंदर इस फील्ड को डेवलप करना, इस फील्ड को डालना होगा कि वो क्या करें, ठीक है, कि वो इस देश के प्रति उनका लगाव हो, जुड़ाव हो समाज के प्रति, ठीक है, वो यहीं रहने की सोचे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर कही गई है। और एक और चीज यहाँ पर बात कही गई है, देखिएगा, उस पर भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहां आपने देखा होगा एनईपी के अंदर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास 6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ह्यूमैनिटी, मानवता, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है वहां पर क्या हो रहा है, हमारे जो ह्यूमैनिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं कह सकता कि भाई ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट के कम होने के कारण क्या है, परंतु क्लास 6 में अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ह्यूमैनिटी को, मानवता को, कि भाई हम अपने आपस में ब्रदरहुड जो है, ठीक है, लिबर्टी जो है, फर्टर्निटी जो है, इक्वालिटी जो है, इन वैल्यूज को क्या कर पाए? डेवलप कर पाए। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था अडोलिसेंस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने वही एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो जल्दी मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।